इन सारी चीज़ों को हम क्या देखते हैं? इवैल्यूएशन में देखते हैं। इवैल्यूएशन का मेन मकसद क्या होता है कि हम डायग्नोज़ कर सकें आपके लर्निंग गैप को। कहाँ पर आपको चीज़ें समझ में आ रही है, कौन-सी चीज़ें आपको सही से समझ में नहीं आ रही है, इन सारी चीज़ों के बारे में हमको पता लगे। दूसरा रहता है गाइड करना इंस्ट्रक्शंस। हम अपने गाइडिंग इंस्ट्रक्शंस रहता है हमारे लिए। यानी कि जब आप पढ़ाने जाएँगे, तो आपके लिए होगा। कि कौन-सी चीज़ें स्टूडेंट को समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, टीचिंग मेथड में कहाँ पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, किन टॉपिक्स को ज़्यादा पढ़ाने की ज़रूरत है, इन सारी चीज़ों को सही से आप एडजस्ट कर पाएँगे। स्टूडेंट के परफॉर्मेंस के हिसाब से आप अपने टीचिंग स्टाइल को चेंज कर पाएँगे, आप नई मेथड्स को इम्प्लॉय कर पाएँगे, आप ये देख पाएँगे कि आपको किन टॉपिक्स को वापस से पढ़ाने की ज़रूरत है, किन टॉपिक्स को स्टूडेंट समझ चुका है और किन को नहीं समझ पाया है। तो ये तीसरा क्या है, आप मॉनिटरिंग कर सकते हैं प्रोग्रेस को, कि पिछले बार से अभी में जिन चीज़ों के ऊपर आपने काम किया हुआ है, उसमें कितना डिफरेंस आ रहा है। जो डायग्नोज़ करके आपने जो गैप्स फाइंड आउट किया था, उस पर जो आपने काम किया है, वो सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है? तो मॉनिटर कर पाएँगे आप प्रोग्रेस स्टूडेंट के कि पहले उसका क्या परफॉर्मेंस थी, अब क्या परफॉर्मेंस है और दोनों के बीच में क्या गैप है। और आप सही तरीके का फीडबैक प्रोवाइड कर पाएँगे। जैसे कि आपको किस चीज़ में ज़्यादा दिक्कत हो रही है, क्वेश्चन समझने में दिक्कत हो रही है या कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत हो रही है, आप सही टाइम पर क्वेश्चंस नहीं बना पा रहे हैं, क्या दिक्कत हो रही है आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में, इसको आप अच्छे तरीके से समझेंगे। तो आप क्या कर पाएँगे, सही तरीके से आप फीडबैक प्रोवाइड कर पाएँगे अपने स्टूडेंट को। तीसरा काम तीसरा चौथा जो भी होगा मोटी मोटिवेट होता है लर्नर, जैसे कि आप यदि क्वेश्चन सही तरीके से बना पा रहे हैं, सही क्वेश्चंस आपसे बन गया, तो आपसे क्या होगा, आप मोटिवेट होंगे क्वेश्चंस बनाने के लिए कि हाँ, मुझे समझ में आ रहा है जो पढ़ रही हूँ और जो मुझे क्वेश्चंस पूछे जाएँगे, मैं इसको अच्छे तरीके से बना पाऊँगी। तो आपको क्या होता है, मोटिवेशन होता है। तो वैसे ही स्टूडेंट को भी क्या होगा, मोटिवेशन होगा कि हाँ, हम क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, जो हमको पढ़ाया गया है, वो हमको समझ में आ गया है और उसको हम सही तरीके से लिख पा रहे हैं। इसके बाद क्या होता है, सेटिंग एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स सेट करने के लिए कि भई जैसे स्टैंडर्ड है यूजीसी नेट का कि 40% कम से कम आपके क्वेश्चन सही होने चाहिए। तो 40% क्वेश्चन्स आपके सही हो गए हैं तो क्या होगा आपका, आप एक पर्टिकुलर अ, क्राइटेरिया को पार कर चुके हैं। एक स्टैंडर्ड आपने तय कर दिया है। तो ये क्या होता है आपका, एक स्टैंडर्ड आप बनाते हैं अपनी एजुकेशन का कि 33% कम से कम आपके आने चाहिए, तो आप पास होंगे वरना नहीं होंगे। तो एजुकेशन का स्टैंडर्ड तय होता है इससे, ठीक है? इसके बाद में फैसिलिटेट करते हैं आप डिसीजन मेकिंग को। डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या, किस किस चीज़ की डिसीजन मेकिंग होगी? किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में बाय इवैल्यूएशन ये डिसाइड किया जाएगा कि हमारा प्रमोशन किस प्रकार से हो रहा है स्टूडेंट का, करिकुलम किस प्रकार से सेट किया जाएगा, इंस्टीट्यूशन का स्ट्रैटेजीज़ आगे क्या होनी चाहिए, हमको किन क्षेत्रों में ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, किस एरिया में हमको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, स्टूडेंट क्या चीज़ें अच्छे तरीके से अचीव कर पा रहे हैं, क्या चीज़ें समझ पा रहे हैं, हमको सिलेबस में कुछ चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत है या हमको अपने करिकुलम में कोई चीज़ें ऐड करने की या चेंज करने की ज़रूरत है। इन सारी चीज़ों के बारे में डिसीज़न मेकिंग होती है। ठीक है? समझ में आ रहा है यहाँ तक के? ओके जी। इसके बाद में क्या आता है, सर्टिफ़िकेशन के लिए आप पास हुए, फेल हुए, इसके सर्टिफ़िकेट प्रोवाइड करने के लिए इवैल्यूएशन की ज़रूरत पड़ती है। इमर्जिंग इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी, है ना? कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट की अकाउंटेबिलिटी को तय करने के लिए कि हमारे इंस्टीट्यूशन के इतने परसेंट बच्चों ने इतना परसेंटेज बनाए हैं, टॉप 10 में हमारे बच्चे रहते हैं, वो बड़े-बड़े जो बिल बोर्ड लगते हैं ना, वो तो सबसे बड़ी बात कि उसको बंद करना चाहिए, लेकिन वो आपकी अकाउंटेबिलिटी को बताते हैं कि भैया आपके इंस्टीट्यूट के कितने बच्चे जो हैं वो हेलो जी, इंदर जी?
एम आई ऑडिबल? आपको सही से आ रही है वॉइस? ओके जी। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं इवैल्यूएशन, ठीक है? इवैल्यूएशन क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। थोड़ा-सा आप लेट हो गए तो मैं आपको थोड़ा-सा ब्लूप्रिंट दे देता हूँ। इवैल्यूएशन का मतलब आपको पता ही होगा, मूल्यांकन कैसे किया जाता है किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, ठीक है? उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। उसके हम अभी पढ़ रहे थे कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसका फंक्शंस क्या है कुल मिलाकर के। तो इवैल्यूएशन के फंक्शंस में आप फीडबैक प्रोवाइड करने के लिए स्टूडेंट के क्या क्राइटेरिया चल रहा है, क्या उसका प्रोग्रेस हो रही है परफॉर्मेंस में, उसको समझने के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए हम इवैल्यूएशन का इस्तेमाल करते हैं। उसी के बारे में हम बात कर रहे थे। आप एक बार जो रिकॉर्डेड वीडियो है उसको देख लीजिएगा, ठीक है? यहाँ से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और इवैल्यूएशन जो है वो करिकुलम की एफिशिएंसी को बताने के लिए काम आता है, कि जो आपने करिकुलम तैयार करवाया है, जो इंस्ट्रक्शंस तैयार करवाए हैं, जो सिलेबस बना है, जिस प्रकार से पढ़ाया जा रहा है, वो सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसके बारे में हमको समझने को मिलता है। ठीक है? तो ये हमारे कुछ फंक्शंस थे जो कि इवैल्यूएशन के होते हैं। क्या आपको समझ में आ गया अवंतिका जी? इसमें कुछ आपको पूछना है? ओके जी। इसके बाद में आता है कि टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन कौन-कौन से होते हैं? टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन में अपना सबसे पहले है प्लेसमेटिक इवैल्यूएशन। प्लेसमेटिक इवैल्यूएशन का क्या मतलब होता है कि स्टूडेंट को प्लेसमेंट प्रोवाइड करना कुल मिलाकर के। सेशन बँटे रहते थे ना स्कूल में, ए सेशन, बी सेशन और सीडी जो भी रहता था, है ना? तो आपके और कई लोगों में उसमें नाम से भी रहता है। कई जगह पे कलर के नाम से रहता है। कुछ में जो है वो अ, किसी बड़े आदमी के नाम पे रख देते हैं कि ये जो है वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सेशन है, वो कुछ और सेशन है, इस प्रकार से नाम चेंज कर दिए जाते हैं। आप लोग किस सेशन में थे स्कूल में? एबीसीडी या जो भी नाम हो? एस अरे! बहुत बढ़िया। चलो ठीक है। तो उस सेशन को बाँटने के लिए जो इवैल्यूएशन किया जाता है, उसको बोलते हैं प्लेसमेटिक्स इवैल्यूएशन, ठीक है? तो ये क्या बताता है कि आपके लर्नर्स का लेवल क्या है और उसके लिए आपको कौन-सी उनको पोज़ीशन प्रोवाइड करवानी है, ठीक है? प्रोग्राम में आपको कौन से कहाँ डालना है उसको, इसके बारे में वो बताता है। ये आपको पहले से बताता है कि स्टूडेंट की एबिलिटी और उसको जिस स्टूडेंट्स के साथ में बैठाला जा रहा है, उसको जहाँ पर प्लेस किया जा रहा है, इन दोनों का मैच करके देखा जाता है। ठीक है? ये हेल्प करता है कि आपके मटेरियल जो है वो बार-बार रिपीट ना हो। जो स्टूडेंट दूसरी बात कि आपका जो इंस्ट्रक्शंस है वो सही तरीके से जाए। सही लेवल का इंस्ट्रक्शन सही लेवल के स्टूडेंट्स तक के जाए। और जो आप इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर रहे हैं वो सही एफिशिएंसी के साथ में जाए। इसीलिए हम क्या करते हैं प्लेसमेंट इवैल्यूएशन करते हैं ताकि स्टूडेंट का लेवल हमको समझ में आए और उसको हम सही तरीके से ट्रीटमेंट दे पाएँ। ठीक है? तो सबसे पहला जो इवैल्यूएशन होता है कौन-सा होता है? प्लेसमेंट इवैल्यूएशन होता है। दूसरा होता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। ठीक है? डायग्नोसिस का मतलब क्या होता है पता है ना? डॉक्टर जो डायग्नोसिस करता है उसका क्या मतलब होता है? डॉक्टर डायग्नोसिस करता है उसका क्या मतलब होता है अवंतिका जी? हाँ जी, प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना कि क्या दिक्कत हो रही है स्टूडेंट को। तो उसी वही होता है क्या हमारा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कहाँ होता है? जब आप लेक्चर देने के लिए लेक्चर दे रहे होंगे और उस समय आपको फाइंड आउट करना है स्टूडेंट के चेहरे को देख करके कि कौन-सा टॉपिक इनको समझ में आ रहा है, कौन-सा टॉपिक इनको समझ में नहीं आ रहा है। कहीं आपको ऐसा लगे कि हाँ, ये वाली चीज़ इनको नहीं समझ में आ रही है, तो आप क्वेश्चन पूछेंगे कि ये समझ में आया या नहीं आया? या आप अपने शब्दों में इसको समझा करके बताइए। वहाँ पर यदि आपको ये समझ में आता है कि हाँ, ये वाली चीज़ स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्यों किया जाता है?
ताकि ये स्टडी की जा सके कि स्टूडेंट की कहाँ पर वीक पॉइंट्स है, कौन-सा पॉइंट कौन-सी चीज़ जो है स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रही है, कौन-कौन से ऐसे अ, एरिया हो सकते हैं जहाँ पर स्टूडेंट को चीज़ें समझ में नहीं आएगी। स्टूडेंट की वीकनेस क्या है, ठीक है? कौन सा ऐसा बिहेवियर पैटर्न है या कॉग्निटिव पैटर्न है जो इसको वीक कर रहा है स्टूडेंट को। तो ये सारी चीज़ों को समझने के लिए जो इवैल्यूएशन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन बोलते हैं। ये क्या करता है? आइडेंटिफ़ाई हेल्प करता है आइडेंटिफ़ाई करने के लिए कि स्टूडेंट की स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है, ठीक है? ये ड्यूरिंग आपका जब लेक्चर चल रहा होगा, ड्यूरिंग लेक्चर आप ये इसको कर सकते हैं या पहले भी कर सकते हैं, ठीक है? पुराना नॉलेज क्या है स्टूडेंट का ये आप समझते हैं। स्टूडेंट को कौन-सी चीज़ें समझ में आती है, कौन-सी चीज़ें समझ में नहीं आती है, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको पता चलता है, ठीक है? इसका मेन एम क्या रहता है? इसका मेन एम रहता है कि हम समझ सकें कि स्टूडेंट की नीड क्या है और उसको चाहिए क्या असलियत में, ठीक है? कौन-सी पॉइंट उसको समझ में आ रहा है, कौन-सी चीज़ उसको समझ में नहीं आ रही है, इन सारी चीज़ों के बारे में हमको सही तरीके से समझ में आ जाए, ताकि आप अपने लेक्चर के मेथड को चेंज कर सके, आप अपने एक्सप्लेनेशन को चेंज कर सके, स्टूडेंट को समझ में आ सके इस प्रकार का बनाने के लिए, ठीक है? तो यदि हमको कोई भी बीमारी को सॉल्व करना है, उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालना है, तो उसका सबसे पहला प्राथमिकता क्या होगी कि हमको बीमारी समझ में आए कि क्या है, ठीक है? तो बीमारी समझने के लिए हमारे लिए सबसे मेन चीज़ क्या है कि हम पहले डायग्नोसिस करें। ओके, तो यही हम करते हैं किसमें डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में। ओके जी, ये समझ में आ गया? ओके, इसके बाद आता है हमारा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्यों किया जाता है? ये एक तो लेक्चर के दौरान होता है, ठीक है? जब आप लेक्चर दे रहे होते हैं उस समय होता है। अभी तक के जो हमने पढ़े वो क्या था? प्लेसमेंट हम लेक्चर देने के पहले करेंगे, डायग्नोस्टिक हम लेक्चर देने के पहले करेंगे। इसके बाद में जब हम लेक्चर दे रहे होंगे, जब हम पढ़ा रहे होंगे, उस समय हम क्या करेंगे? अपने फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन करेंगे। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का क्या मतलब होता है कि हम ये समझेंगे कि स्टूडेंट को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। जैसे मैं आप लोगों को आपको कई बार बोलता हूँ ना कि अपने भाषा में समझाओ, मैंने जो बताया उसको अपने हिसाब से आपने क्या समझे वो मुझे बताओ। ठीक है? तो ये क्या होगा आपका फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होगा, जिसमें हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो हमने पढ़ाया है वो समझ में आ रहा है स्टूडेंट को या नहीं आ रहा है। स्टूडेंट का क्या फीडबैक है हमारे टीचिंग के लिए, ठीक है? किसी भी पॉइंट को मैंने यदि आपको फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन को समझाया है, तो फिर मैं पूछूँगा आपको कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन हम क्यों करते हैं? या हम कब करते हैं? बिफोर करते हैं, ड्यूरिंग करते हैं, आफ्टर करते हैं, कब हम करते हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन? ये ऐसे इस प्रकार के मैं सवाल पूछूँगा, क्यों पूछूँगा? ये निश्चित करने के लिए कि जो मैंने आपको पढ़ाया है टॉपिक वो आपको समझ में आया है या नहीं आया है। तो ये किस लिए होता है? पहले तो ये ड्यूरिंग लेक्चर होता है, आपका अटेंशन है या नहीं है या मॉनिटर जो प्रोग्रेस है उसको मॉनिटर करने के लिए। ये प्रोवाइड करता है हमको फीडबैक कि हम जो आपको पढ़ा रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये इंश्योर करता है कि एक्टिव लिसनिंग लर्निंग हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है? आप एक्टिवली सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, इन सब चीज़ों के बारे में मुझे समझ में आएगा। एग्ज़ाम्पल कैसा है? क्विज़ जो अपन वीकली क्विज़ लेते हैं या डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस बनाते हैं या अभी हम जो नीचे क्वेश्चंस और बनाने वाले हैं इससे रिलेटेड, वो आपको समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, इसको हम अच्छे तरीके से समझते हैं। ठीक है? तो समझ में आ गया आपको फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है? क्या होता है बताओ? ओके जी।
इसके बाद आता है हमारा समेटिव इवैल्यूएशन। समेटिव इवैल्यूएशन कब होगा? जब हमारा पढ़ाई-लिखाई खत्म हो जाएगा, हमारा कोर्स खत्म हो जाएगा और आखिरी में जो हमारा फाइनल एग्जामिनेशन होता है, वो क्या होता है हमारा समेटिव इवैल्यूएशन होता है। समेटिव इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है कि भई हम ओवरऑल हमारी एकेडमिक अचीवमेंट क्या रही है, ओवरऑल अचीवमेंट को ये जाँचने के लिए किया जाता है। ये मेज़र करता है कि हमारा जो लर्निंग का ऑब्जेक्टिव है, वो फुलफिल हुआ या नहीं हुआ, है ना? कि आपने यदि जो भी कोर्स किए होंगे, क्या कोर्स किया है आपने? अच्छा, आपने तो एमए किया होगा ना? तो एमए पढ़ने का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो फुलफिल हुआ या नहीं हुआ, ये आपके फाइनल एग्जाम में पता चलता है। ठीक है? ये क्यों इस्तेमाल किया जाता है? ये आपका फाइनल रिजल्ट और आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने के लिए किया जाता है। ठीक है? जो फाइनल एग्जामिनेशन होता है आपका, वही क्या होता है आपका समेटिव इवैल्यूएशन होता है। ठीक है? इसके अलावा कुछ और इवैल्यूएशन होते हैं। पहला क्या है? क्राइटेरिया रेफरेंस इवैल्यूएशन। क्राइटेरिया रेफरेंस इवैल्यूएशन क्या होता है कि हमने ये क्राइटेरिया रखे हुए हैं, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको यूजीसी नेट में टॉप 4% में आना चाहिए। ठीक है? ये क्या है? क्राइटेरिया है। तो यदि आपने एक क्राइटेरिया बैठाल करके रखा है कि ये हमारा क्राइटेरिया है, इससे ऊपर जो भी आएगा वो सब कोई पास होंगे। जैसे कि 33% के ऊपर जितने भी लोग आएँगे, अब वो 100 में से आप 100 के 100 पूरे 33 ला लो या 100 स्टूडेंट में से 3 लोग 100 33 के ऊपर लाओ या 50 लोग 33 के ऊपर आओ, सभी के सभी पास होंगे। यहाँ पर हम पीयर के साथ में कंपैरिज़न नहीं करते हैं। ठीक है? यहाँ पर हम पीयर के साथ में नहीं करते हैं, एक फिक्स्ड आपका स्टैंडर्ड होता है, उससे आप कंपेयर करते हो लर्निंग की ऑब्जेक्टिव्स को और आप उसके बेसिस पर इवैल्यूएशन करते हो। तो इसको हम क्या बोलते हैं? क्राइटेरिया रेफरेंस्ड। हमने एक क्राइटेरिया बनाया है कि 33% का क्राइटेरिया है, इसके ऊपर लाओगे तो आप पास हो, नहीं लाओगे तो फेल हो। ठीक है? इसका मेन फोकस क्या होता है कि भई आपका नॉलेज जो है वो इस एक तय क्राइटेरिया के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा है। आपकी जो पर्टिकुलर स्किल्स है, आपका जो नॉलेज है, वो बेंचमार्क के हिसाब से है या नहीं है। बेंचमार्क का क्या मतलब है कि हमने एक स्टैंडर्ड बनाया है, एक बेंचमार्किंग की है कि 33% 35% कई जगह रहता है ना? तो इतना हमारा बेंचमार्क है, कम से कम इतना आना चाहिए, इसके ऊपर जो भी आएगा हम उसको पास मानेंगे। ठीक है? तो इसका मेन एम क्या होता है? फोकस होता है कि आपको जो स्किल्स प्रोवाइड की गई है, आपको जो नॉलेज प्रोवाइड की गई है, उस पर आप खरे उतरते हैं या नहीं उतरते हैं। ठीक है? ये इंडिविजुअल के परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड से कंपेयर करता है। ठीक है? इंडिविजुअल हम एक-एक स्टूडेंट का अलग-अलग परफॉर्मेंस देखते हैं। ठीक है? ये ये क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू प्रोवाइड करता है हर एक के इंडिविजुअल बिहेवियर का कि भैया ये वाला हमारा स्टूडेंट था, इसका ये परफॉर्मेंस रहा है, उसके इतने नंबर आए हैं और इस बेसिस पर क्योंकि वो एक तय नंबर से ऊपर नंबर लाया है तो हम इसको पास मानेंगे। ठीक है? और ये हमको सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करने के लिए हेल्पफुल होता है। ठीक है? ये हेल्पफुल होता है आइडेंटिफाई करवाने के लिए कि किसी भी एक स्टूडेंट का कौन-सा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, कौन-सी वीकनेस थी और किस जगह पर इसको काम करने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है? जैसे कि आपके सारे के सारे अ, सब्जेक्ट्स जो हैं उसमें आपके अच्छे नंबर नहीं आए होंगे। कुछ ऐसे अ, सब्जेक्ट रहे होंगे जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं, तो उसमें आपके कम रहे होंगे, किसी में आपके बहुत ज़्यादा रहे होंगे जो आपको डिस्टिंक्शन तक के लेके गए होंगे, है ना? तो आपके वीक पॉइंट क्या है, कौन से सब्जेक्ट आपके कमज़ोर हैं, इनको भी पॉइंट आउट करने के लिए ये काम आता है। ठीक? तो ये पहला हो गया क्या हमारा नॉर्म रेफरेंस। नॉर्म रेफरेंस आपको समझ में आ गया? अवंतिका जी? हाँ, क्राइटेरिया सॉरी। ठीक है। इसके बाद आता है हमारा नॉर्म रेफरेंस। नॉर्म रेफरेंस क्या होता है? जब हम कंपैरिज़न करते हैं, परसेंटाइल में आता है जब। परसेंटेज और परसेंटाइल में अंतर पता है आपको? क्या होता है परसेंटाइल?
तो अंतर क्या हुआ दोनों में? कैसे? तो वो कैसे हुआ यही पूछ रहा हूँ मैं। क्या अंतर है दोनों में कि इतना वेरिएशन आया? हाँ, कुल मिला करके ऐसा बोल सकते हैं हम कि परसेंटाइल का जो मतलब होता है कि आपकी रिलेटिव पोजीशन क्या है, ठीक है? मान लीजिए कि 100 बच्चे हैं, 100 बच्चे में से जो पहला बच्चा है उसका 1 नंबर आया है, दूसरे बच्चे का 2 नंबर आया है, तीसरे बच्चे का 3 नंबर आया है, ऐसा करते-करते 100 बच्चों के 100 नंबर तक के गए हैं, मान लीजिए, है ना? तो जो 100 वाला बंदा रहेगा, उसका परसेंटाइल रहेगा 100, जिसका 99वां नंबर है, मतलब कि वो 100 में से 99वें नंबर पे है, ठीक है? जिसका 98 नंबर है, इसका मतलब ये है कि 100 में से 98 नंबर पर वो है, उसके ऊपर 2 लोग हैं और उसके नीचे 97 बच्चे हैं, ठीक है? तो जो वेरिएशन आता है, जैसे कि आपने एग्जाम का नाम लिया, तो यदि हमारा क्या होता है कि अलग-अलग शिफ्ट में बच्चों ने यदि एग्जाम दिए मान लीजिए, ठीक है? तो अलग-अलग शिफ्ट में पेपर अलग-अलग होगा, है ना? पेपर अलग-अलग ही होगा ना, अलग-अलग शिफ्ट में एक ही पेपर तो दे नहीं सकते। अब कंपेयर कैसे करेंगे कि किसका क्वेश्चन ज़्यादा अच्छा बना है, किसका नहीं बना है? अपना सेट 1 है ये और सेट 2 है ये, मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट। मान लीजिए कि किसी का इसमें 100 नंबर आए हैं, ठीक है? 150 में से या जितने भी नंबर है उसमें 100 नंबर आए हैं और इसमें से मान लीजिए किसी के 120 नंबर आए हैं। पर इन दोनों को आप कंपेयर कैसे करोगे कि ज़्यादा नंबर किसके आए हैं? वो कैसे कंपेयर होगा कि जो मॉर्निंग शिफ्ट में जितने भी लोगों ने 100 मान लीजिए कि 100 बच्चों ने जो एग्ज़ाम दिए हैं और इवनिंग शिफ्ट में जो 100 बच्चों ने एग्ज़ाम दिए हैं, उसमें से इनकी रिलेटिव पोज़ीशन क्या है? रिलेटिव पोज़ीशन कैसे निकलेगी? परसेंटाइल से निकलेगी। मतलब हम पीयर टू पीयर मतलब स्टूडेंट के बीच में कंपैरिज़न करेंगे, ठीक है? मान लीजिए कि इसमें लोएस्ट जो है वो 30 नंबर आए हैं किसी के, लोएस्ट आए हैं 30। अरे यार मेरा आज आने वाला है नोटपैड और हाईएस्ट आए हैं 105 नंबर मान लीजिए, ठीक है? और इवनिंग शिफ्ट में जो है सबसे कम आया है 35 नंबर और सबसे ज़्यादा जो आया है वो आया है 145 नंबर, 150 में से। तो अब बताइए कि ज़्यादा अच्छा परफ़ॉर्म किसने किया? 1 वाले ने कि 2 वाले ने? देखिए, पहले वाले में क्या हो रहा है कि हाईएस्ट नम जो लोएस्ट नंबर आया वो 30 आया, हाईएस्ट नंबर 105 गया, ठीक है? मॉर्निंग शिफ्ट वाली पढ़ाई में मॉर्निंग शिफ्ट वाले पेपर में। इवनिंग शिफ्ट वाले पेपर में क्या हुआ कि जो लोएस्ट गया है वो 35 गया है और हाईएस्ट गया है 145, ठीक है? इसका क्या मतलब हुआ कि इवनिंग शिफ्ट वाला पेपर सरल था, सरल था तभी तो हाईएस्ट इतना गया ना, है ना? तो ऑटोमेटिक इसकी जो रिलेटिव पोज़ीशन होगी वो घट जाएगी और जो हाईएस्ट 105 गया और अगले बंदे का 100 आया है मतलब इसकी रिलेटिव पोज़ीशन हाई होगी। क्यों? क्योंकि 105 के बिल्कुल करीब है वो। इसीलिए हम परसेंटेज के बदले परसेंटाइल निकालते हैं।
जब भी हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करते हैं या सीबीएसई में भी जैसे परसेंटाइल में आती है चीजें, है ना? तो हम क्या करते हैं कि स्टूडेंट का क्या क्राइटेरिया रहा है, मतलब ऑन एन एवरेज जो है स्टूडेंट कितने थे और उनकी रिलेटिव पोजीशन क्या रही है, कि मान लीजिए कि यहाँ पर जो है 1000 बच्चे थे, 1000 बच्चे थे और जो ये 100 लाने वाला बंदा है, वो उनको यदि अपन बढ़ती हुई या घटती हुई बढ़ती हुई पोजीशन में रखते हैं, तो ये जो है 900वें नंबर पर आता है, ठीक है? 900th प्लेस पर आता है। तो इसकी परसेंटाइल कितनी हो जाएगी? 90 परसेंटाइल हो जाएगी। समझ में आया? टोटल 1000 बच्चे थे, 1000 बच्चे में से इस बच्चे की जो पोजीशन आई है, वो आई है 900। यदि हम बढ़ते हुए असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को लिखें तो इसकी परसेंटाइल कितनी हो जाएगी? 90% हो जाएगी। 90 परसेंटाइल का क्या मतलब है कि ये 90% स्टूडेंट से ऊपर है। ये टॉप 10% में है बच्चा। समझ में आया? नहीं कि हाँ, का, हाँ, हाँ। तो हम क्या निकालते हैं नॉर्म रेफरेंस में, कि पीयर टू पीयर हम कंपेयर करते हैं, मतलब कि हम स्टूडेंट्स के नंबर्स को आपस में कंपेयर करते हैं और उनके आपस में कंपेयर करके परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते हैं। मान लीजिए कि पूरे क्लास में 100 बच्चे हैं, तो 100 बच्चों के परफॉर्मेंस में हमको आपस में उनको कंपेयर करेंगे और रिलेटिव पोजीशन देंगे, ठीक है? जिसका 100 नंबर आया है, उसका रिलेटिव पोजीशन क्या है उस पर्टिकुलर क्लास में, ठीक है? उसको निकालेंगे और उसके बेसिस पर हम पता करेंगे कि पर्टिकुलर स्टूडेंट का क्या अ, कैसे उसने परफॉर्म किया है, ठीक है? इसमें हम स्टैंडर्ड को ना देखते हुए क्या देखते हैं, स्टूडेंट को स्टूडेंट के साथ में कंपेयर करते हैं और क्लास में उसकी क्या पोजीशन आई है, या जो जितना भी जिसको भी हम जितने भी सेट को हम कंपेयर कर रहे हैं उसमें उसकी क्या पोजीशन है उसको हम फाइंड आउट करते हैं। ये क्या बताता है? हमको रैंक बताता है, ठीक है? ये हमको परसेंटाइल बताता है, हमको रैंकिंग्स प्रोवाइड करता है। अब जैसे कि रैंकिंग्स आती है ना? फिर हम टॉप हम ऑल इंडिया रैंक 1 है और ऑल इंडिया रैंक 2 है, ये कैसे पता चलेगा? तो वो कैसे पता चलता है हमारा? वो पता चलता है रैंक परसेंटाइल से, ठीक है? और 2 शिफ्ट में हमको सेम नंबर पर अलग-अलग क्यों देखने को मिलती है? क्योंकि उनका एवरेज नंबर अलग-अलग होता है। मतलब कि हाईएस्ट नंबर और लोएस्ट नंबर इन दोनों में क्योंकि अलग-अलग है, इसीलिए हमको डिफिकल्टी लेवल अलग-अलग देखने को मिल रही है और परसेंटाइल भी सभी का अलग-अलग हो जा रहा है। ठीक है? सेम नंबर पर हमको परसेंटाइल अलग-अलग देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि रिलेटिव पोज़ीशन चेंज होती है। ओके, यहाँ पर हम रिलेटिव पोजीशन की बात करते हैं, नंबर्स की बात नहीं करते हैं। हम नंबर देखते हैं परसेंटेज में, ठीक है? परसेंटाइल में हमारा मेन मकसद क्या होता है कि इसकी पोजीशन कहाँ पर आ रही है। 100 स्टूडेंट हैं, तो 100 स्टूडेंट में से कितने स्टूडेंट ने इससे ज्यादा नंबर लाए हैं और कितने स्टूडेंट ने इनसे कम नंबर लाए हैं। इसके बेसिस पर हम निकालते हैं कि परसेंटाइल क्या होगी। और नॉर्म रेफरेंस इवैल्यूएशन में हम देखते हैं यही चीज कि दूसरे स्टूडेंट जो सेम स्टडी कर रहे हैं, उनसे कंपेयर यदि हम स्टूडेंट को करें, तो पर्टिकुलर स्टूडेंट की क्या परफॉर्मेंस रही है, ठीक है? हम दूसरे बच्चों के स्टूडेंट को बेंचमार्क मान करके और उनके जो स्कोर्स है उसको क्या करते हैं? इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है? इसका मेन एम एम क्या होता है कि हम अचीवमेंट के लेवल को पहचान सकें, कि दूसरे स्टूडेंट ने कितना परफॉर्म किया है और आपने कितना ज़्यादा अच्छा परफ़ॉर्म किया है। जो आपके बॉटम है और जो टॉप है, इनके परफ़ॉर्मेंस के बेसिस पर आपको एवरेज नंबर प्रोवाइड किया जाता है। इसका मेन यूज़ क्या होता है कि आपका स्टैंडर्ड पता चले, आपका आईक्यू पता चले, आपका जो
अ, एप्टीट्यूड पता चले कि आपकी एबिलिटी कितनी है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ओके? क्लियर है आपको नॉर्म रेफरेंस? पक्का? आपके यस सर में उतना दम लग नहीं रहा है। के बाद में क्या होता है? स्कोलेटिक इवैल्यूएशन। स्कोलेटिक इवैल्यूएशन का कुल हाँ, हुँ, सिर्फ़ परसेंटाइल के बेस पर होगा। मार्कशीट जो सीबीएसई वाली आती है वो परसेंटाइल में होती है ना? अपनी वाली आती थी एमपी बोर्ड वाली परसेंटेज में। हाँ जी? नहीं, 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 कई जगह पर परसेंटाइल में रहता है। नहीं, नहीं, केवल परसेंटाइल इसमें इंक्लूड होगा, परसेंटेज नहीं होगा। परसेंटेज में तो अपन क्या कर रहे हैं कि क्राइटेरिया बता रहे हैं ना, कि 100 में से इतना नंबर आया है। हमने क्राइटेरिया बता दिया कि 100 नंबर का हमारा क्राइटेरिया है, ठीक है? तो यहाँ पर किसी प्रकार का क्राइटेरिया फिक्स नहीं है। हम कंपेयर कर रहे हैं कि एक-दूसरे के साथ में स्टूडेंट को कि क्या परफॉर्मेंस रही है, ठीक है? ठीक। स्कोलेटिक इवैल्यूएशन जो है वो किस चीज़ के लिए होता है? स्कूल रिलेटेड सब्जेक्ट्स के लिए रहता है, जो एकेडमिक्स में जो भी इवैल्यूएशंस होते हैं उसको हम स्कोलेटिक इवैल्यूएशन में डालते हैं, चाहे वो स्कूल का हो, कॉलेज का हो, कहीं का भी हो। ठीक है? तो ये एग्ज़ामिनेशन किस चीज़ के लिए होती है? ये होती है एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए। ये फॉर्मल, सम्मेटिव जो हमने अभी तक के बात की है ना, फॉर्मल और सम्मेटिव, ये दोनों इवैल्यूएशन क्या हो जाएँगे हमारे? स्कोलेटिक इवैल्यूएशन हो जाएँगे। ठीक है? जो हमारा 6 तिमाही होता था ना, और प्री बोर्ड, ये एग्ज़ाम्स क्या है हमारे? स्कोलेटिक इवैल्यूएशन है। ओके? तो जो भी हमारे एकेडमिक यूज़ के लिए किए जाने वाले इवैल्यूएशन है, उसको हम स्कोलेटिक इवैल्यूएशन कहते हैं। ठीक है? ओके। तो ये चारों के चारों आपको, चारों पाँचों जितने भी आपको समझ में आ गए? प्रिस्मेटिक, प्रिस्मेटिक का क्या मतलब होता है? जी, जी। उन कुल मिलाकर के कि स्टूडेंट की एबिलिटी के हिसाब से उनको सही पोजीशन प्रोवाइड करना, जहां पर उसको सही तरीके से इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड किए जा सके, है ना? सेशंस बांटने के लिए। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या होता है? नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ी कर रहे हैं अपन। डायग्नोस्टिक में हम देखते हैं कि स्टूडेंट का एबिलिटी कितनी है, स्टूडेंट की स्किल कितनी है, और उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन से हैं, वीक पॉइंट कौन से हैं। जो चीजें आपने बताई वो करते हैं अपन फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में हम क्या देखते हैं कि स्टूडेंट को जो बताई गई ये चीज़ है, वो उसको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। यहाँ पर हम देखते हैं कि स्टूडेंट को क्या समझ में नहीं आ सकता है। क्या इसकी परेशानियाँ हैं, क्या दिक्कत है, क्या समझ में नहीं आएगा, परेशानी कहाँ हो सकती है। इसके बारे में हम देखते हैं डायग्नोस्टिक में, ठीक है? जब हम पढ़ा रहे होते हैं तब हमको पता चलेगा ना कि जो मैंने आपको समझाया हूँ, वो आपको समझ में आया या नहीं आया। पढ़ाने के पहले मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया? ठीक है? इसके बाद में समेटिव क्या होती है?
फाइनल एग्जाम कुल मिलाकर के, है ना? इसके बाद में क्राइटेरियन रेफरेंस क्या होता है? ठीक है। और नॉर्म रेफरेंस क्या होता है? चलो। और स्कॉलेटिक असेसमेंट का क्या मतलब होता है? ठीक है। चलिए अब क्वेश्चंस बनाए। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ प्लेसमेटिक इवैल्यूएशन? असेसिंग prior knowledge before instructions, determine learners appropriate level in a course, provide feedback during lectures to evaluate overall achievement of at the end of a course. प्लेसमेटिक इवैल्यूएशन का क्या मतलब होता है? बताइए। कि आ, देखो, अपन क्या कर रहे हैं, डिटरमाइन करते हैं लर्नर का एप्रोप्रिएट लेवल क्या है। आपका ए सेशन में वाले लायक हो, बी सेशन में डालने लायक हो, सी सेशन में डालने लायक हो, कैसे पता चलेगा? एस्मेटिक एवेल्युएशन करके पता चलेगा ना। वो अपन करते हैं इवेल्युएशन में, सॉरी डायग्नोस्टिक में। आप कभी बीमार बीमारों को लेकर के गए होंगे, तो सबसे पहले क्या पूछते हो, यानी कि जब डायग्नोसिस कर रहे होते हैं तो क्या पूछते हैं कि पहले भी आपको ऐसी कुछ दिक्कत रही है क्या? बोलते हैं ना, भाई बुखार आ गया समझ लो, तो कितने दिन से बुखार है, पहले आपका को कोई ऐसी बीमारी रही है क्या, सर्दी खांसी है क्या, नहीं है, ये सारी चीजें पूछते हैं ना। हाँ, तो वो क्या जानना चाहते हैं आपका, पहले का कितना एक्सपीरियंस रहा है, पहले का क्या एक्सपीरियंस है आपके पास में, ठीक है? तो वैसे ही जब पढ़ाने के लिए अपने को इवैल्यूएशन करने की ज़रूरत है, डायग्नोसिस करने की ज़रूरत है, तो हम क्या करते हैं कि आपका पिछला नॉलेज क्या है इसको समझ पाएँ, ठीक है? तो वो क्या आ जाएगा आपका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में आएगा ये वाला, ठीक है? हम प्लेसमेटिक में क्या करते हैं, प्लेसमेट प्लेसमेंट प्रोवाइड करते हैं कि आपका लेवल क्या है कोर्स में, उसको समझना कि आप ए सेशन के लायक हो, बी सेशन के लायक हो, सी सेशन के लायक हो या डी वाले हो, ठीक है? क्लियर है या कोई डाउट है? होता है, इसलिए तो हम कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना, कि कंफ्यूजन निकल जाए। इसके बाद में पढ़िए इसको। व्हेन अ डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन टिपिकली कंडक्टेड, कब किया जाता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन? वेरी गुड। बिफोर इंस्ट्रक्शंस, कोई भी दवा चालू करने के पहले हमको डायग्नोसिस की जरूरत पड़ती है ना? दवा देते देते अपन बीमारी का पता नहीं लगा सकते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मेटिव इवेल्युएशन? फॉर्मेटिव इवेल्युएशन का क्या एग्जाम्पल है? वेरी गुड। अभी जो अपन कर रहे हैं ये क्या है? फॉर्मेटिव इवेल्युएशन है, ठीक है? फॉर्मेटिव इवेल्युएशन क्यों है जो अभी हम कर रहे हैं, इसको क्यों बोल रहे हैं फॉर्मेटिव इवेल्युएशन? बिल्कुल, वेरी गुड। व्हाट डज समेटिव इवेल्युएशन मेजर्स?
समेटिव इवैल्यूएशन क्या मेज़र करता है? समेटिव आखिरी में अपन सबमिट करते हैं जो फाइनल एग्ज़ाम बी होगा, वेरी गुड। क्या होगा कि आपको जो है, जो हमारा लर्निंग का ऑब्जेक्टिव था, वो सही तरीके से हुआ या नहीं एट द एंड, है ना? एंड में होता है, सबमिशन क्या होता है? एंड में होता है, फाइनल एग्ज़ाम एंड में होती है। इसको बनाइए। जो हमारा क्राइटेरियन रेफरेंस इवैल्यूएशन होता है, उसका क्या क्या मेज़र करता है ये? किसके अगेंस्ट अपन करते हैं क्राइटेरियन रेफरेंस इवैल्यूएशन को? वेरी गुड। फिक्स्ड स्टैंडर्ड और लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के लिए, है ना? कि हमारे क्या लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है और हमारा फिक्स्ड स्टैंडर्ड क्या है? 40% 30% जो भी हमारा फिक्स्ड क्राइटेरिया है उससे। वेरी गुड। इसको बनाइए। नॉर्म रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन कंपेयर्स अ स्टूडेंट परफॉर्मेंस टू, इसके साथ में परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जाता है? वेरी गुड। क्या है? पीयर ग्रुप के साथ में, जो कि रिलेटिव रैंकिंग को शो करता है। चलिए इसको बताइए। व्हाट डज स्कोलेटिक असेसमेंट प्राइमरीली इवैल्यूएट्स? ओके, वेरी गुड। आखिरी में क्या है? आखिरी तो नहीं, और है भाई। विच इवैल्यूएशन हेल्प अवॉइड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज मटेरियल? मतलब आप एक ही एक बात बार बार ना बताएं, इसको कौन सी चीज अवॉइड कर सकती है? अपने को ये बार बार कब बताना पड़ता है? जब एक स्टूडेंट है जिसको एक ही बार में सब कुछ समझ में आ गया, दूसरा स्टूडेंट है जिसको 4 बार समझाना पड़ रहा है, ठीक है? तो इसको अपन किस प्रकार से मैनेज कर सकते हैं? और उसके लिए हम कौन-सा इवैल्यूएशन करते हैं? ना, स्टूडेंट को अपन क्या करें? डिवाइड कर दें। जो एक बार में समझ जाते हैं उनको एक बार बताएँ, जो 4 बार में समझते हैं उनको 4 बार बताएँ। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमको प्लेसमेटिक इवैल्यूएशन करना पड़ेगा, है ना? प्लेसमेटिक इवैल्यूएशन करेंगे तो हम क्या कर देंगे? स्टूडेंट को डिवाइड कर देंगे। जो बच्चा एक बार में समझ जाता है उसको एक बार बताएँगे, उसके लिए चीज़ें बार-बार रिपीट नहीं होगी, है ना? उसके लिए हम क्या करेंगे? अलग-अलग सेशंस बाँट देंगे। तो ए सेशन के लिए पढ़ाने का तरीका कुछ और होगा, बी सेशन के लिए कुछ और होगा। इज़ इट क्लियर? समझ में आ गया? पक्का? अच्छा, मैंने सुना नहीं क्या? सॉरी, सॉरी। अ, A limitation of norm reference evaluation is that नॉर्म रेफरेंस जो है वो, इसका लिमिटेशन क्या होगा? ये क्यों होगा बताइए? हुँ, वो वो कहावत सुने आपने, अंधों में काना राजा? हाँ, तो उसका मतलब क्या रहता है? आप अच्छे इसीलिए दिख रहे हो क्योंकि दूसरे वाले जो हैं उनने तो बहुत ही बेकार किए हैं, है ना?
तो बाकी के बच्चों ने बेकार किए हैं, इसीलिए आप थोड़े से अच्छे दिख रहे हो उनमें से। लेकिन ये आपका ये नहीं बता सकता कि आपका जो नॉलेज है या जो आपकी जो कंटेंट में मास्टरी है वो बहुत अच्छी है। ये आप इससे तय नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि जैसे हमारे यूजीसी में क्या क्राइटेरिया है? 2 क्राइटेरिया है यूजीसी में। पहली बात तो ये कि आपके कम से कम 40% आने चाहिए, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा आपका क्राइटेरियन हो जाएगा। क्राइटेरिया तय कर दिया ना कि कम से कम 40% आ रहा है मतलब आपके पास में थोड़ी बहुत तो मास्टरी है अपने सब्जेक्ट की। दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि टॉप 40% में होना चाहिए। ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका नॉर्म रेफरेंस, ठीक है? तो यदि हम केवल नॉर्म रेफरेंस रखते हैं, तो इससे ये पता नहीं चलेगा कि आपको इंडिपेंडेंटली कितना नॉलेज है किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, आपको कंटेंट की कितनी मास्टरी है। ये केवल ये बताएगा कि दूसरे स्टूडेंट के मुकाबले आपने परफॉर्मेंस ठीक किया है, अच्छा किया है। अब दूसरों ने इतना बेकार किया है कि आप अच्छे दिख रहे हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है? तो बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ क्राइटेरिया रेफरेंस इवैल्यूएशन। क्राइटेरिया रेफरेंस इवैल्यूएशन जो है वो इनमें से कौन सा होगा? आईक्यू रैंकिंग आएगी ना भाई, क्राइटेरिया बोल रहा है ये, नॉर्म नहीं बोल रहा है। अभी आपके दिमाग में नॉर्म घूम रहा है, क्राइटेरिया में आओ। रैंकिंग होगी तो क्राइटेरिया होगा कि नॉर्म होगा? रैंकिंग तो आपको नॉर्म से होगी ना, रैंकिंग कैसे पता चलेगी कि फर्स्ट हो सेकंड हो थर्ड हो? दूसरे से कंपेयर करके होगी, क्राइटेरिया से तो नहीं होगी ना। क्राइटेरिया कैसे होगा? ए बाबू, क्राइटेरिया मतलब कि अपन क्या करते हैं, फिक्स्ड स्टैंडर्ड करते हैं ना। वो अपन ने ना नॉर्म वाले को इतना ज्यादा अच्छे तरीके से समझ गए कि क्राइटेरिया वाले को भूल गए, है ना? ओके ठीक है, समझ में आया? ठीक है, तो अपन अब कल से जो है वो कल नहीं, पीवाईक्यू अपन यूट्यूब में बनाएंगे, ठीक है? पेपर अपन यहाँ पर जो पढ़ेंगे उसके क्वेश्चंस जो है वो यूट्यूब में बनाएंगे, ठीक है? तो अपन इसके कल जो है क्वेश्चंस बनाएंगे 12 बजे दोपहर में, ठीक? तो वहां पे ज्वाइन कर लेना और शाम को अपन कल रिसर्च एप्टीट्यूड चालू करेंगे, ठीक है? और हाँ, हाँ, इस सैटरडे पढ़ाई होगी, ठीक है? क्योंकि ये इस बार वो हो गया था, कल भी क्लास नहीं हुई, पिछले एक दिन क्लास नहीं हुई थी, तो सैटरडे संडे को भी पढ़ करके कवर कर लेंगे उसको, ठीक है? संडे लगा सकते हो ना? ठीक है, सैटरडे संडे भी पढ़ लेंगे तो कवर हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम में नए टॉपिक्स आने लगे हैं तो नए टॉपिक्स को भी अपने को कवर करना है, ठीक है? हाँ, अब बताओ क्या बोलते? हाँ, पेपर वन में ना उसमें स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं, जियोग्राफी से रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं उसमें पेपर वन में। पेपर टू तो अपना सेम रहता है। पेपर वन में जो है एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड एमपी का जनरल नॉलेज आता है उसमें। एमपी टेट का उसमें तो वो मांगता है ना, क्या बोलते हैं उसको, बीएड डीएड जो भी रहता है, बीएड। हाँ, टेट ना, सॉरी, एम टेट वाला, एमपी वाला। अ, उसका मुझे लिंक भेजिएगा ना, मैं उसको पढ़ करके और फिर समझ के आपको बताता हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा।
तो उसका मतलब फॉर्म आया है या एग्ज़ाम आने वाला है, क्या है उसका? फरवरी में ना? ठीक है। मुझे वो नोटिफ़िकेशन का लिंक भेजिएगा, मैं आपको उसको समझ करके और फिर आपको बताता हूँ, ठीक है? ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अब कल मिलते हैं 12 बजे, ठीक है?